स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने जाना था संविधान के स्रोत के बारे में और आज देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी और किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है, पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। चलिए देखते हैं अनुसूचियाँ आखिर हैं क्या, अनुसूचियाँ वर्तमान में कितनी हैं और पहले कितनी थी। तो यहाँ जो लिखा है अनुसूची, तो पहले तो हम ही जान लेते हैं कि आखिर अनुसूची है क्या। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। वहाँ पर सिर्फ यही लिखा है अनुच्छेद 1 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य या फिर कौन सा संघ शासित प्रदेश शामिल है, इन सब की चर्चा करने के लिए हमने संविधान के पिछले पन्नों पर अनुसूचियाँ बनाई है और वहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, उनको हमने अलग से डिफाइन किया है। अगर हम यही संविधान के शुरुआत में ही अगर अनुच्छेद 1 में ही लिख देते कि संघ राज्य क्षेत्र और उसके नीचे लिखते कि कौन सा राज्य शामिल है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो थोड़ा सा संविधान को पढ़ना असुविधाजनक होता। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 2 तक आने के लिए हमें बीच में बहुत सारा डिटेल पढ़ना पड़ता। उन सब की डिटेल जानने के लिए हमने संविधान के पिछले पन्नों पर अनुसूचियाँ दर्ज की हैं और वहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे पहला अनुच्छेद है, हमने वहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्र और बगल में लिख दिया है कि अनुसूची 1 संबंधित विषय वहाँ दिए गए हैं। तो हम वहाँ पर देख लेंगे जाके कि अनुसूची 1 में जो राज्य हैं, केंद्र प्रदेश हैं, वो हैं क्या, उनके नाम क्या हैं, हमने उनको अनुसूची में रख दिया है। तो ये हमारी अनुसूचियाँ हैं। उम्मीद करते हैं कि अनुसूची आप समझ गए होंगे। अनुसूची हमने बनाई है संविधान को सुविधाजनक पढ़ने के लिए। हम देखते हैं अनुसूचियाँ जब संविधान हमारा बना था तब मूल रूप से इनकी संख्या 8 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो चुकी है। तो वर्तमान संख्या 12 है। जब लागू हुआ संविधान मूल रूप से इनकी संख्या 8 थी। हम चर्चा करते हैं कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, उसको लास्ट में चर्चा कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है। हम यहाँ सबसे पहले जानते हैं अनुसूची 1 के बारे में। अनुसूची 1 कहती है, अनुसूची 1 में लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 बताती है कि भारत के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, जैसे आप देखते हैं यूपी, एमपी, बिहार, ये सारे राज्य का चर्चा हमने अनुसूची 1 में की है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची 1 में बताया गया है कि आखिर भारत में कितने राज्य हैं, आखिर उन राज्यों के नाम भी तो कहीं ना कहीं लिखे गए होंगे। तो एक बात हम यहाँ ध्यान देते हैं, अगर जैसे किसी राज्य का गठन होता है या फिर कोई नया राज्य बनाया जाता है तब उसको हम चर्चा करते हैं अनुसूची 1 में। मतलब ये है कि अनुसूची 1 में भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के नाम यही लिस्टेड किए गए हैं अनुसूची 1 के अंतर्गत। अगली अनुसूची देखते हैं अनुसूची 2। आखिर अनुसूची 2 क्या बताती है? तो अनुसूची 2 बताते हैं प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि संविधान के प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके वेतन व भत्ते क्या हैं। हम अनुसूची 2 में चर्चा करते हैं। अगली अनुसूची लिखी हुई है अनुसूची 3। अब यहाँ अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे संविधान के प्रमुख पदाधिकारी जैसे आपका राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, इन सब के वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। अगला है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या लिखा गया है? तो अनुसूची 3 में इन सभी पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बात की गई है। अनुसूची 3 बताती है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बात की गई है। शपथ व प्रतिज्ञा के बारे में बात की गई है। शपथ व प्रतिज्ञा जो हमारे संविधान के प्रमुख पदाधिकारी हैं अनुसूची 3 में उनके शपथ या प्रतिज्ञा बारे में चर्चा करते हैं। अब शपथ का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति
शपथ ईश्वर की लेता है, प्रतिज्ञा कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो प्रतिज्ञा व शपथ के बारे में चर्चा की गई अनुसूची 3 में। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो आपके 3 प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं की गई। वो हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति व एक अन्य उपराष्ट्रपति। ये 3 पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में चर्चा नहीं की गई है। तो आखिर इनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो हम जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति है इसकी चर्चा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 60 में की गई है। राज्यपाल की चर्चा 159 में की गई है और उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 69 में की गई है। तो 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनकी चर्चा अनुसूची 3 में नहीं की गई है। इनकी चर्चा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 159 राज्यपाल, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति, यहाँ पर इनके शपथ के बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं अनुसूची 4 के बारे में। आखिर अनुसूची 4 क्या बताती है। अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब ये है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सीटें डिसाइड की गई हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है अनुसूची 4 में। ये हम समझते हैं, जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा जो संसद है वहाँ 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं राज्यों की विधानमंडल से भी चुने जाते हैं। तो राज्यों की विधानमंडल से किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, इनकी चर्चा अनुसूची 4 में हम करते हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें जाती हैं, उनकी संख्या 31 है। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट की संख्या 31 है, वो है कहाँ की, तो यूपी की है। आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपने समझा होगा कि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे, इसका बंटवारा अनुसूची 4 में किया गया है। आगे देखते हैं अनुसूची 5 के बारे में। आखिर अनुसूची 5 क्या बताती है। अनुसूची 5 बताते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूची 5 बताती है कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। अगली अनुसूची है अनुसूची 5। अनुसूची 5 बताती है, अगली अनुसूची 6 है। अनुसूची 6 बताती है यहाँ 4 राज्य की चर्चा की गई जिनमें हम जानते हैं जो 4 राज्य हैं। एक राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 प्रदेश हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको शॉर्टकट में एम टीएम भी कहते हैं। टीएम भी कहते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। तो अनुसूची 6 बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुसूची 6 में किस राज्य की चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ ध्यान देना आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और एक शॉर्टकट भी है
कि AM TM से भी आप अपने मन में इस बात को रख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगली अनुसूची है अनुसूची 7। अनुसूची 7 क्या बताती है? तो अनुसूची 7 बताती है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एक फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, संघीय सरकार है। ये मॉडल हमने कनाडा से लिया है। और संघीय सरकार का मतलब ये होता है जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हो केंद्र और राज्य के बीच। तो हमने यहाँ देखा है अनुसूची 7 बताती है कि शक्ति का बंटवारा किया गया है। शक्ति बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य किया गया है। शक्ति बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। और यहाँ पर हमने 3 सूचियाँ बनाई हैं। अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, हम यहाँ लिखते हैं। एक सूची है संघ सूची, संघ के बाद एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, और यहीं ऑस्ट्रेलिया से ही हमने संयुक्त बैठक वाली व्यवस्था भी ली है। तो समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं आपके अनुसूची 7 में। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। जो संघ सूची है, संघ सूची में जितने विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है या फिर सिर्फ संसद को है, संसद या फिर केंद्र सरकार को है। तो अनुसूची 7 में जो सूची है संघ सूची, वहाँ पर जितने विषय हैं उन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संसद को है। जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है या फिर राज्य विधानमंडल इन पर कानून बना सकते हैं। और अगली सूची लिखी हुई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय लिखे गए हैं जहाँ पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं हम, अनुसूची 7 के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है, यहाँ पर ऐसा कोई विषय जिस पर कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार अगर दोनों कानून बना देती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा और राज्य सरकार का कानून शून्य घोषित हो जाएगा। मतलब ये है कि एक ऐसा विषय जो समवर्ती सूची में रखा गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार तो दोनों लोगों को दिया गया है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी विषय पर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसी विषय पर राज्य सरकार ने भी कोई कानून बनाया है तो राज्य सरकार के कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार वाला कानून लागू रहेगा। आगे देखते हैं, ये थी हमारी अनुसूची 7 जिसमें हमने शक्तियों का बंटवारा किया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगली अनुसूची 8 के बारे में। आखिर अनुसूची 8 क्या बताती है? अनुसूची 8 बताती है, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की चर्चा की गई है, जिसमें शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं आ चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं अनुसूची 8 में है क्या। तो यहाँ पर लिखा है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। और शुरुआत में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो भाषा थी उनकी भाषा की संख्या शुरुआत में 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है। तो वर्तमान संख्या इनकी 22 हो चुकी है। हालांकि आपको 22 भाषाओं के नाम याद रखना जरूरी नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो संविधान में बाद में भाषाएं जोड़ी गई हैं आपसे वही पूछा जाता है। तो मैं देखते हैं शुरुआत में 14 भाषाएं थे, तो जो 15वीं भाषा है सिंधी। आखिर सिंधी को हमने कब जोड़ा है? एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 15वीं भाषा सिंधी को हमने जोड़ा है 1967 में, और 21वां संविधान संशोधन था। 21वां संविधान संशोधन में हमने जोड़ा है सिंधी भाषा को। आगे हम देखते हैं, तो 15 भाषाएं चुकी हैं। आगे हमने जोड़ा था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी
कुंकड़ी जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में। आगे देखते हैं तो कुल मिलाकर 14 और 4 18 हो चुके हैं। 4 भाषाएं और भी जोड़ी गई हैं, उनको देखते हैं। जो बाद में जोड़ी गई थी उनका नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो आपको ध्यान देना है, 15वीं भाषा सिंधी है, 1967 में जोड़ी गई थी। और किस क्रम का संशोधन किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन है, 1967 में किया गया है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 है। अगला बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 है। आपको ध्यान रखने के लिए थोड़ी स्ट्रिक बताते हैं। अगर आपको याद हो गया होगा कि 15वीं सिंधी है 1967 में जोड़ी गई थी। यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किस भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक ट्रिक इसके लिए है, नमक अगर थोड़ा सा माइंड में रखते हैं आप तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसका काम तो यही निबट जाएगा। आगे लिखा है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको अगर मन में आपको याद रखना है तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम लिखते हैं, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा मैथ में, बोर्ड मास वाला। आप इसी में सारे निकाल लें। बी से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं यहाँ आपकी कवर हो जाएंगी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये थी अनुसूची 8 से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमने आपको सब बता दी है। आगे देखते हैं अनुसूची 9 के बारे में। तो जो अनुसूची 8 तक हमने देखा है यही संविधान की मूल अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची 9 इसको हमने बाद में जोड़ा है। अनुसूची 9 बताती है, अनुसूची 9 हमने आखिर जोड़ा कब है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अनुसूची 9 कब जोड़ी गई थी। तो हमने संविधान में संशोधन किया है, वो संशोधन है पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। और हमने कब किया है? तो पहला संविधान संशोधन हमने किया है 1951 में ही। तो पहला संविधान संशोधन 1991। अगर इसमें दिया क्या गया है तो इसमें दिया गया है जमींदारी उन्मूलन, या फिर इसी को कभी कभी भूमि सुधार भी कहते हैं, भूमि सुधार। आखिर इसमें चर्चा किसकी की गई है? तो हम जानते हैं जब देश के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य था तो उस समय ज़मींदारी प्रथा चलती थी। ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत लोगों के पास, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में खेत थे, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया में कब्जा कर लिए थे। तो हम यहाँ भारत सरकार द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया है, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन, जिसमें किया गया है कि जो आपके ज़मींदार हैं उनसे भूमियाँ वितरित करवाई गई थी। उनसे भूमियाँ सरकार ने अपने कब्जे में ली और वो भूमियाँ जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन प्रदान करवाई गई थी। इसके लिए बहुत सारे ज़मींदार थे वो कोर्ट जा सकते थे, और इसके लिए यह अनुसूची 9 में ही एक व्यवस्था की गई थी कि अनुसूची 9 में यही लिखा गया था कि इसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो यहीं पर एक सुधार और भी किया गया था। यहाँ पर अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये है कि अनुसूची 9 को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था। यह अनुसूची 9 है जिसमें पहला संविधान संशोधन करके 1991 में हमने जोड़ा था जमींदारी उन्मूलन या फिर भूमि सुधार। आगे देखते हैं अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 आखिर क्या बताती है? तो जो अनुसूची 10 है इसको हमने जोड़ा है, और कब जोड़ा है पहले तो यही देख लेते हैं कि आखिर अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया था। अनुसूची 10 है जो जोड़ी गई थी, इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया है। वह है आपको 52वां
संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 1985। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 से हमने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी थी, तो अनुसूची 10 जवाब है। आखिर अनुसूची 10 में क्या बताया गया, ज़रूरत है क्या हुई अनुसूची 10 लाने की, तो यहाँ बताया गया है दल बदल दल बदल दल बदल विरोधी कानून, एक ऐसा कानून जो दल बदलने वालों पर विरोध करता हो। अनुसूची 10 बताती है कि आपने देखा होगा कि भारत में पहले जो सरकारें थी वो सरकारें अस्थिर रहती थी, बहुत समय तक सरकार नहीं चल पाती थी। कोई व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव जीतता और कुछ समय बाद पैसों की लालच में आकर वो अपनी पार्टी छोड़ देता और दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेता था। इस तरीके से सरकारें गिर जाया करती थी और उसके बाद सरकार को घाटा ये होता था कि जो सरकारें थी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाती थी और हमको चुनाव करवाना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए हमने लाया है दल बदल विरोधी कानून। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि हम मानते हैं कि कोई विधायक है जिसने बीजेपी सीट से टिकट मिली उसे और उसने जीत दर्ज की और कुछ समय बाद अगर वो चाहता है कि हम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो कांग्रेस तो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो उसने सदस्यता बीजेपी से ग्रहण की है उसी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि उसने जो चुनाव जीता है उसके जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि वो जा सकता है कांग्रेस में, लेकिन उसकी जीत का कोई मतलब नहीं होगा। यही हमारा दल बदल विरोधी कानून जो अनुसूची 10 में दर्ज किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको लाया गया था। आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगली अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 11वीं। अनुसूची 11, अनुसूची 11 आखिर क्या है, तो अनुसूची 11 में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था या फिर पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। तो अनुसूची 11 कहती है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि आपके ग्राम में चुनाव वगैरह होते हैं जिसमें प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य, इन सभी के चुनाव देखते हैं। वो सारे चुनाव की चर्चा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही की गई है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें जो विषय की संख्या रखी गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय हैं या फिर अनुसूची 11 में कितने विषय रखे गए हैं जिन पर पंचायती राज अपना कार्य करेगी। तो अनुसूची 11 में जो विषय हैं उनकी संख्या 29 है। इनको याद रखना बहुत आसान है। अनुसूची 11 ही तो पढ़ लें, तो हम यहाँ देखेंगे तो 9 अगर 2 ऐड कर दे रहे हैं तो इनकी संख्या 11 ही हो जाती है। तो याद करना तो बहुत आसान है कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, उनकी संख्या 11 है। उनकी संख्या 29 है, उनकी संख्या 29 है, क्योंकि 9 और 2 11 जोड़ने पर एक ट्रिक है। अनुसूची 11 9 2 11, तो विषय की संख्या कितनी है, 29 है। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताती है। अनुसूची 11 आखिर जोड़ी कब की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके लिए हम ध्यान देते हैं 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था आखिर, तो किया गया था 1992 में। अगली अनुसूची है अनुसूची 12। अनुसूची 12 आखिर क्या बताती है, चलिए देखते हैं अनुसूची 12 के बारे में। अनुसूची 12, जो अनुसूची 12 है पहले हम ध्यान देते हैं इसको आखिर संविधान में कब जोड़ा गया था अनुसूची 12 को। तो इसके लिए भी एक संविधान संशोधन किया गया है। वो क्रम है 74वां संविधान संशोधन। कब किया गया था, किया गया है 1992 में ही किया गया है। हमने देखा है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 है, जबकि अनुसूची 12 के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 ही है। और इसमें आखिर किया गया है, तो इसमें हमने नगर पालिका की चर्चा की है। नगर पालिका की चर्चा, तो अनुसूची 12 बताती है नगर पालिका के बारे में। अनुसूची 11 बताती है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अनुसूची 11 में 29 विषय रखे गए थे। अनुसूची 12 में कितने विषय रखे गए हैं, इनकी भी संख्या पूछी जाती है। तो अनुसूची 12 है, इसमें जो विषय रखे गए हैं इन विषय की संख्या 18 है। तो हमने आज देखा है अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं
हमने कोशिश की है कि आपको एक साथ पूरी तरह से समाहित करने की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जैसे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,